मित्रों नमस्कार। मैं आज की वीडियो में जो बात करना चाहूँगा, आधुनिक राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था एवं भूमि प्रबंधन, जागीरदारी सिस्टम एंड लैंड मैनेजमेंट इन मॉडर्न राजस्थान फ्रॉम 1818 to 1949, बिकॉज दिस इज़ द पीरियड ऑफ मॉडर्न राजस्थान 1818 से 1949। मैं अपनी बात कहना शुरू करूं उसके पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि जो आधुनिक राजस्थान के आर्थिक इतिहास में रुचि रखते हैं वे मेरी पुस्तक आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास अवश्य पढ़ें, क्योंकि वीडियो में जो बात मैं करता हूँ वो बहुत ही लिमिटेड होता है, जबकि जिनको जिस विषय में विस्तार से जानने की आवश्यकता हो वो मेरी पुस्तक आधुनिक राजस्थान का आर्थिक इतिहास पढ़ें। ये पहली और अभी तक तो अंतिम पुस्तक ही है, इस पर कोई बहुत पुस्तकें नहीं लिखी गई। तो अब मैं जो बात करना चाहता हूँ जागीरदारी प्रथा पर, क्योंकि जागीरदारी प्रथा भारत में दिल्ली सल्तनत के समय विकसित होती है, क्योंकि जो शब्द है जागीर, ये शब्द ही पर्शियन शब्द है। ये हिंदुस्तान की किसी भाषा से इसका ओरिजिनेशन नहीं हुआ है। इट इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम पर्शियन लैंग्वेज, और पर्शियन में जागीर का मतलब होता है लैंड होल्डर्स, दोज हु होल्ड्स लैंड दे आर जागीरदार्स। तो जागीरदार जो वैसे भी भारतीय इतिहास में हम देखते हैं, प्राचीन भारत में जागीरदारी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, वो अलग स्वरूप है, लेकिन जागीरदारी जैसी चीज़ नहीं है। जागीरदारी जो है दिल्ली सल्तनत में जब सैनिकों को नगद भुगतान के स्थान पर ग्रांटें दी जाने लगी या कमांडर्स को ग्रांट दी जाने लगी लैंड के रूप में, जिसे इक्ता कहा जाता था, और इक्तेदार जो थे दे वर दी लैंड होल्डर्स, एंड एट द सेम टाइम दे वर रेंडरिंग द मिलिट्री सर्विसेज टू द स्टेट कंसर्न। तो वहीं से, क्योंकि जो राजपूत अपने आप में हैं, हम पूरे हिंदुस्तान के इसमें देखें तो राजपूत भी मध्यकाल का ही एक रूलिंग रेस है, और इस रूलिंग रेस ने संपूर्ण भारत में ही राज किया है। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे राजस्थान पर यहाँ इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा था, बाकी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अधिकांश इलाके इनके इधर यूपी, बिहार, सभी जगह राजपूत रजवाड़े रहे, और राजपूतों का लगातार तुर्कों, तातारों, मुग़लों, इन सभी से संघर्ष भी रहा, और संघर्ष इस तरह का रहा कि वे एग्जिस्ट करते रहे, क्योंकि जितनी भी बाहर की शक्तियाँ आईं वे कभी यहाँ के जो राज घराने थे उनको मिटा नहीं पाए। हो बस उनको अपने सबॉर्डिनेशन में ले लिया, या उनसे नजराना वसूल करना शुरू कर दिया, लेकिन वे उनके काल में भी एग्जिस्ट किए। और राजपूत संस्कृति का भी जो विकास होता है वो मध्यकाल में होता है। यदि भारत की कोई अचीवमेंट्स हैं मध्यकाल के, तो राजपूतों का आर्ट, आर्किटेक्चर, इनका जो है उसमें सोसाइटी, कल्चर, ट्रेडिशंस, इसके अलावा ललित कलाओं का विकास, ये तमाम चीज़ जो है वो मध्यकाल में ही होता है। तो जागीरदारी प्रथा मध्यकाल में आई, और राजस्थान में भी ये मध्यकाल में ही विकसित होती है। तो आज का विषय मेरा आधुनिक राजस्थान है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी इनकी किस आधार पर उत्पत्ति हुई, तो मुख्य रूप से तो सैनिक और प्रशासनिक दो कारण हैं कि जब शासक को इन दो कार्यों के लिए मजबूत लोगों की आवश्यकता थी, तो उनको जो है जागीरें दे करके एक तरह से अपने राज्य का पार्टनर बनाया। राजस्थान में जो कंसेप्ट है वो ये ज़रूर है कि प्रारंभिक तौर पर जो भी राजघराना बना या जो भी रूलिंग क्लैन बना, उस रूलिंग क्लैन ने इनिशियली अपने ही जो वंश के लोग थे उन्हीं को जागीरदार नियुक्त किया, वे उनके भाई बंधी होते थे। इसलिए कंसेप्ट राजस्थान का अन्य जगहों की तुलना में भिन्न है कि यहाँ का जागीरदार भी अपने आप को राजा का नौकर नहीं मानता था, बल्कि वो राजा का पार्टनर मानता था, क्योंकि वो ये मानते थे कि जो राजा है ही इज़ एल्डर अमोंग अस, तो वो हमारा बड़ा है, बाकी वो हम में से ही है, तो वी आर इक्वल। तो भाई बंदी के आधार पर ही ये विकसित होती है जागीरदारी प्रथा। लेकिन जागीरदारी प्रथा को एक निश्चित आकार देने के लिए, क्योंकि प्रारंभिक तौर पर तो मौखिक बातें ही थी, लेकिन बाद में
मुगल काल में शुरू हो चुका है वैसे, कि जो जागीरदार नियुक्त होता था उसका तन तय किया जाता था। तन मतलब एरिया ऑफ हिज पोजीशन, वेदर नंबर ऑफ विलेजेज और सम सर्टेन कोसेज माइल्स, किसी न किसी रूप में उनका एरिया जोग्राफिकली या कैसे भी डिफाइन होता था, उसे बोलते थे तन। और तन के साथ एक फ़र्ज पट्टा जारी होता था। उस फ़र्ज पट्टे में उस जागीरदार के क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे राज्य के प्रति, उसके स्वयं के क्या दायित्व होंगे जनता के प्रति, ये सब जो है फ़र्ज पट्टे में इसका उल्लेख रहता था। और तीसरी चीज़ होती थी रेख, मतलब इन एडिशन टू मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सैनिक और प्रशासनिक मदद के अतिरिक्त भी इन जागीरों से कर भी वसूल किया जाता था राजा के द्वारा, जिसे रेख कहते थे। और मध्यकाल में जागीरदार और शासकों के बीच संबंध तो अच्छे थे, किंतु जब शासक कमज़ोर पड़ने लगता था तो कई बार जागीरदार हावी होना चाहते थे। अनेक बार वे जो राज्य की भूमि होती थी, जिसे हम खालसा भूमि कहते हैं, उसमें अतिक्रमण तक कर लेते थे। तो कई तरह की चीज़ें थीं, लेकिन फिर भी मध्यकाल में जागीरदारों और शासक के मध्य संबंध मधुरी थे। तीसरा जो पक्ष आता है वो है जागीरदार और रैयत। रैयत मतलब जो जनता है, किसान है, उसका और जागीरदार के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। तो जब जागीरदार है उसको राजस्थान में ठाकुर भी कहा जाता था, और ठाकुर का मतलब तो ईश्वर होता है, भगवान होता है ठाकुर जी। तो ठाकुर और ठिकाने, जागीर को ठिकाना और जागीरदार को ठाकुर, ये शब्द भी प्रचलन में था, किंतु अधिकांशतः लोग जागीरदार और जागीर ही शब्द का प्रयोग अधिक करते रहे। लेकिन ठिकाना ठाकुर का भी कंसेप्ट था, और ठाकुर मीन्स वो भगवान। तो जो दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत राज्य का है वह मध्यकाल में बहुत अच्छी तरह से पुष्टता के साथ चल रहा था। और साथ ही ये केवल ऐसा नहीं था एक पक्षीय था, ये जो शासक होते थे वे शासक जनता का उन अर्थों में ध्यान भी रखते थे। तो इस तरह से एक म्यूचुअल वो ट्रस्ट था और म्यूचुअल उनका अंडरस्टैंडिंग थी, जिसके तहत अच्छी व्यवस्था चल रही थी। लेकिन जब अंग्रेजी शासन यहाँ कायम हुआ तो जो राजस्थान में 1-2 सदियों में जो परंपराएं, जो सामाजिक संरचना, जो संस्कृति, जो राजनीति, जो प्रशासन जो विकसित हुआ था, अंग्रेज़ों के आने के बाद एक नया एलिमेंट आ गया, एक नया तत्व आ गए अंग्रेज़, और उनके आने से जो परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वे चरमराने लगी। और उन चरमराने की स्थिति क्या हुई कि अब जो ट्रेडिशनली जो रूप था, राजा और सामंत के बीच जो संबंध थे वे भी डिस्टर्ब होने लगे। राजा और जागीरदार के बीच, सामंत के बार उसको सामंत भी कहते हैं, तो जागीरदार और राजा के बीच में भी संबंध जो है थोड़े से फर्क आने लगा। और इधर क्या हुआ कि जनता के प्रति तो शासक और जागीरदार रेस्पॉन्सिबल रह ही नहीं गए, क्योंकि उनको ये एहसास अंग्रेज़ों ने करा दिया कि तुम लोगों का एग्जिस्टेंस हमारी बदौलत है, कि हमने बड़ी बड़ी सल्तनतों को उठा दिया, सब खत्म कर दिया, तो तुम्हारी कोई वो नहीं है। लेकिन अंग्रेज़ों की अपनी समझ थी। उस समय के जो तत्कालीन डॉक्यूमेंट्स हैं तो साफ तौर पर लिखते हैं, एक अंग्रेज़ ने सलाह दी, यदि हम इन देसी रियासतों को, सभी रियासतों को कब्जा करके ज़िलों में परिवर्तित कर देंगे तो हमारा शासन 50 साल मुश्किल से चलेगा, और यदि हम इनको सुरक्षित कर देंगे और पावर अपने हाथ में रहेंगे तो हमको जो है यहाँ सैकड़ों साल राज कर पाएंगे। तो एक सोशल बेस चाहिए था उनको, सामाजिक आधार चाहिए था साम्राज्यवाद को, और वह साम्राज्यवाद का आधार उनको इन देसी रियासतों के रूप में, जो संपूर्ण भारत में आप देखें 40% में ये जागीर और राजा लोग थे। तो यूँ करके क्या है, राजा और जागीरदार जो जनता के प्रति जवाबदेही थे वे अंग्रेज़ों के प्रति जवाबदेही हो गए। उनका एक ही मोटो रहता था, अंग्रेज़ों को खुश रखना है ताकि हमारी स्थिति चलती रहे। साम्राज्यवाद जो है वह सामंतवाद पर ही फ्लोरिश करता है, क्योंकि साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद की विकसित अवस्था है। पूंजीवाद की नेक्स्ट जो अवस्था है वो साम्राज्यवाद है, और अगर किसी देश में पहले से ही पूंजीवाद है तो साम्राज्यवाद वहाँ कायम करना मुश्किल होगा। तो इसलिए पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर अग्रणी जो एडवांस अर्थव्यवस्था है वो हावी हो जाती है। तो अंग्रेज़ों ने अपने हितों के लिए
इन जागीरदारों को और अंग्रेज और राजाओं को बना करके रखा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग अपने हित में कर सकें। जो किए ही, लगातार किए, क्योंकि संसाधन भी अंग्रेजों के डिस्पोजल पे आ गए। वो आंतरिक कहने के लिए था कि आंतरिक नीति में कोई दखल नहीं करेंगे, लेकिन आंतरिक मामलों में भी लगातार दखलंदाजी चलती रही और वे अपने हित साधते रहे। जहाँ उनको नमक चाहिए था नमक का भी मोनोपोली कर ली, अफीम चाहिए था अफीम की मोनोपोली कर ली, वे कपास उगवाना चाहते थे कपास की खेती को बढ़ावा दिया, और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ये सब कुछ हुआ। तो यूँ करके अपने हितों के लिए, और इसमें सफ़रर कौन है? इसमें सफ़रर आम जनता है, राजा और जागीरदार इसमें सफ़र नहीं किए। और देखा जाए तो शासक और जागीरदार दोनों ही अंग्रेज़ों के प्रति आभारी थे कि उन्होंने उनके ऊपर कृपा की और उनका आधार बनाए रखा। जागीरदारों को भी लोग अपना, जागीरदार जो होते थे वे भी अपने आप में शासक ही थे। जो जागीरों के क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनके इमीडिएट राजा वही थे, और वे उनको दैवीय रूप में देखते थे। लेकिन बदलते परिवेश में जो रैयत और शासक के बीच संबंध हैं वो थोड़े से ख़त्म क्यों होने लगते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पुरानी संरचना थी राज्य की, जिसमें शासक है और जागीरदार हैं। जागीरदार एक तरफ तो आर्मी के वो कमांडर्स भी हैं, उनको जितना कोटा मिला हुआ कि वो आर्मी रखते हैं, घुड़सवार रखते हैं, पैदल सैनिक रखते हैं, और युद्ध के टाइम पर सप्लाईज वगैरह सब व्यवस्था करते हैं, तो वो समय समय पर काम आते थे। इसके अलावा प्रशासनिक दायित्व उनका था, तो अपनी जागीर का टोटल प्रशासन उनको संभालना ही था। साथ ही साथ अगर राज्य को उनकी आवश्यकता है तो उसमें वो लोग हेल्प करते थे। अब क्या हो गया कि भाई जो फौज का तो काम ही ख़त्म हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वे अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। अब ना तो राजा को फ़ौज चाहिए, और जब राजा को फ़ौज नहीं चाहिए तो जागीरदारों को फ़ौज किस लिए चाहिए? जागीरदारों को अलाउ भी क्यों करेंगे फ़ौज रखें? तो यूँ करके जो सेनाएँ थीं राजा की और चाहे जागीरदार की, वे सेनाएँ ख़त्म कर दी। और वैसे उन सेनाओं में उन सैनिक जातियों के लोग थे जो परंपरागत तौर पर योद्धा का ही या सैनिक का ही कार्य कर रहे थे। उनकी बेरोजगारी एक दूसरा सबब था कि वो जो बेरोजगार हुए तो वो कहाँ गए, कैसे कहाँ सेटल हुए, क्योंकि जगह कहाँ थी कमाई की, फिर जगह एग्रीकल्चर ही थी, तो एग्रीकल्चर पर भार बढ़ने लगा। तीसरी बात क्या है कि जो परंपरागत जो इनके सैनिक और प्रशासनिक दायित्व थे वो तो ख़त्म हो गए। अब क्या रह गया उनके पास में? केवल टैक्स वसूल करो, ऐशो आराम करो। तो इससे जागीरदार और राजाओं की विलासिता में वृद्धि हुई। और इसका जो है वर्णन जो है डॉक्टर रघुवीर सिंह ने पूर्वाधुनिक राजस्थान में बड़े विस्तार से किया है, और मैंने भी अपनी पुस्तक में लिखा है, जो मैं थोड़ा आपको पढ़ के बताता हूँ। वास्तविकता तो ये थी कि अब राजस्थान के नरेश एवं सरदार अधिक गैर जिम्मेदार हो गए थे। प्रजा के प्रति इनमें कोई कर्तव्य बोध ही नहीं रह गया था। अब उनका कार्य प्रजा के स्थान पर सर्वोच्च शक्ति को खुश रखना एवं ऐशो आराम मात्र रह गया था। असलियत तो ये थी कि राजस्थान में ब्रिटिश संगठन की स्थापना के बाद शासकों एवं जागीरदारों के पास भोग विलास तथा आमोद प्रमोद के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प बचा ही नहीं था। तो ये एक स्थिति आई। तो इससे क्या हुआ कि क्योंकि सभी राजपूत तो जागीरदार थे नहीं, राजपूतों की बहुत बड़ी संख्या होती, क्योंकि जो जागीरदार हैं उसमें व्यवस्था क्या थी कि जागीरदार अगर की डेथ के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता था वही जागीर का मालिक बनता था। कुछ एक जगह एक्सेप्शंस थे, जैसे शेखावाटी का जो इलाका है जो जयपुर स्टेट के अंतर्गत था, वहाँ ये था कि जागीर भाइयों में बराबर बढ़ जाती थी। उसका कारण ये था कि शेखावत हमेशा जयपुर स्टेट के लिए चुनौती बने होते थे। दूसरी बात ये थी, शेखावत ये मानते थे कि उनको जो शेखावाटी की जो भी उनका है जागीर है, ये कोई जयपुर महाराज ने नहीं दी हैं, बल्कि उन्होंने स्वयं वो जीत करके खुद जो है उन पर राज कायम किया है। उन्होंने तो एक बड़ी शक्ति को के साथ अपनी एफिलिएशन के लिए, उनके साथ पहचान बनाने के लिए, और फिर उसी वंश के भी थे, तो इसलिए हमने उनको ओवरलॉर्डशिप मान ली। अदरवाइज हमको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है इस बात का, हमको उन्होंने दिया, हम स्वतंत्र हैं। तो उनको कमज़ोर करने के लिए प्रथा ही डाल दी गई कि जागीरों का बराबर बंटवारा हो जाता था। अदरवाइज ज़्यादातर जागीर में बंटवारा नहीं होता था। जो उत्तराधिकारी बनता था वो अपने छोटे भाइयों को कुछ उनके गुजारे के लिए गांव या कुछ इलाके दे देता था, जिनको छुटभैया कहा जाता था। वो छुटभैया भी अपनी छोटी मोटी जागीर ही चलाते थे, वो भी मतलब उनके ही जागीर का अंशिक जागीर थे। तो इस तरह से एक व्यवस्था थी।
तो ये जो व्यवस्था है, अब क्या हो रहा है कि ये व्यवस्था चल रही है, लेकिन जो परंपरागत तौर पर छुट भइयों के पास दूसरी ओपनिंग्स भी थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो जो जागीरदार है, उस जागीरदार के जो मुख्य आधार था वही ख़त्म हो गया। जो उसका आधार था सैनिक की जरूरत ही नहीं रह गई। उसका आधार था प्रशासनिक, उस तरह के प्रशासन की जरूरत नहीं। अब आप अपने प्रशासन कीजिए। अब यहाँ एक बात और उल्लेखनीय है कि जागीरदारों को तो वैसे तो फ्री हैंड मिल गया, क्योंकि अगर जागीरदारों और ओरिजिनल प्लान तो ये था, जब राजस्थान के शासकों ने अंग्रेज़ों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाया या उनकी सर्वोच्चता स्वीकार की, उस समय स्थिति ये थी, अधिकांश राज्यों में जो जागीरदार हैं वे बहुत ज़्यादा बेकाबू हो चुके थे, उच्छृंखल हो गए थे, राजा की शक्ति की अवमानना करने लगे थे। तो ये मानते थे कि अंग्रेज़ों के साथ हम जाएंगे राजा लोग, तो हम जागीरदारों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेज़ों को तो दोनों की आवश्यकता थी। दोनों उनके सामाजिक आधार देने वाले लोग थे, राजा और जागीरदार। तो अंग्रेज़ों ने कोई हस्तक्षेप ही नहीं किया, बल्कि एक चीज़ और की, जो राज्यों के साथ जो ये हुए थे, संधियाँ हुई, उन संधियों में जागीरदारों के संबंध में भी धाराएं जोड़ी गई, जागीरदार की स्थिति को भी सुरक्षित किया गया। और यही नहीं, बल्कि बड़े जागीरदारों के साथ अलग से कौलनामे किए गए, जिनको भी हम संधियों के ही रूप में देखते हैं। अलग अलग जो बड़े सामंत थे, बड़े जागीरदार थे, या जो राजा थे, जो महाराजा के अंडर में राजा थे, उन सब के साथ अलग से कौलनामे करके उन अलग शर्तें की। तो इससे जो जागीरदार थे वे भी मजबूत हुए। लेकिन हाँ, ये अवश्य हो गया कि यदि जागीरदार और शासक के बीच में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो अंग्रेज उसमें बंदर मामा की भूमिका अदा करने के लिए हर समय तैयार रहते थे। तो इस तरह के विवाद अक्सर चलते रहते थे, क्योंकि जो जागीर प्रथा तो वही है, लेकिन आधार वो नहीं रह गया। अब आप ये देखें, जैसे एक उस समय की व्यवस्था थी, जब ये मध्यकाल में, यदि जागीरदार अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है, तो उसकी जागीर को खालसा कर दिया जाता था, सीधा राज्य अपने नियंत्रण में ले लेता था। किंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद जब भी खालसा करने की कोशिश की गई किसी कारण से, तो जागीरदारों ने अपना मुकदमा लंदन तक जाके लड़े, लेकिन उन्होंने शासकों की बात नहीं मानी। तो आप ये देखो, इतने विवाद हुए, तो उसमें ये होता था, जैसे उत्तराधिकार था, उत्तराधिकार तो जो परंपरागत चला आ रहा था जागीरदार का, कि वो जो है जागीरदार की मृत्यु के बाद उसका बड़ा बेटा बनेगा, और बड़ा बेटा जो बनेगा वो उसकी जो भी दस्तूर है, उन दस्तूर के तहत वो उसकी जो है पगड़ी बंधाई और ये सारा काम हो जाएगा। लेकिन उसमें भी राज्य की अनुमति होती थी। अगर उसका रियल पुत्र है उत्तराधिकारी, उनसे जैविक पिता है वो, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अपने जीते जी किसी को गोद भी ले लेते थे, तब भी व्यवस्था ठीक होती थी। लेकिन कई बार निसंतान होकर और बिना गोद लिए जब जागीरदार की मृत्यु हो जाती थी, तो उसके दावेदार अनेक खड़े हो जाते थे। तो वहाँ राज्य को हस्तक्षेप करने की भूमिका, वो अवसर तो मिलता था, किंतु वहाँ भी वो जागीरों को खालसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों ने तो जागीरदारों की जागीरें जब्त की। जैसे खुशहाल सिंह आहुआ के ठाकुर की 1857 की क्रांति के अपराध के विरोध में उसकी जागीर जब्त की, गोपाल सिंह खरवा की जागीर जब्त की। ऐसे जागीर अंग्रेज़ों ने जब्त की हैं। अंग्रेज़ों ने तो राज भी जब्त किए कुछ समय के लिए, राजा को हटा दिया। लेकिन राजा लोग किसी जागीरदार को हटा करके खालसा नहीं कर पाए, इसका कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। छोटा मोटा कुछ रहा हो तो मैं कह नहीं सकता। जागीरें वंशानुगत थी, उसके बाद भी उत्तराधिकार में जो अंतिम निर्णय है वो राजा का ही होता था। जो ही अगर जागीरदार के मरने की खबर मिलती थी, तो उस जागीर को कैद खालसा कर लिया जाता था। मतलब उस पर कैद खालसा मतलब खालसा के अधीन, और खालसा के अधीन करके फिर उसका हुक्मनामा जारी होता था, जिसकी वो शुल्क लगती थी। रेख का भी पेमेंट करना पड़ता था। रेख के अलावा जो भी पगड़ी बंधाई या तलवार बंधाई या पगड़ी रस्म दस्तूरबंदी जो भी होती थी, ये सब के बाकायदा शुल्क जमा कराना होता था। उसके बाद उसको उत्तराधिकारी मान लिया जाता था। और जो उत्तराधिकारी होता था, उनको भी वो सारी की सारी जो शर्तें हैं जो पहले शासक के साथ थी, वो माननी पड़ती थी। असल बात क्या है जो मैं ख़ास तौर पर कन्वे करना चाहता हूँ, वो छोटी सी बात है। वो ये है कि द जागीरदार्स वर बेसिकली वारलॉर्ड्स एंड आफ्टर 1818 दे बिकेम लैंडलॉर्ड्स। मतलब जो युद्ध के सरदार थे, वारलॉर्ड्स थे, जो योद्धा थे,
वे योद्धा जो है भूस्वामियों में परिवर्तित हुए। बेसिकली देवर नॉट भूस्वामी, वो तो बेसिक चीज़ तो देवर वॉरियर्स। उनका जो वैल्योर जो है उसकी उसकी प्रशंसा होती थी। तो वो जो वार लॉर्ड्स थे, तो अंग्रेज़ों ने आकर के उनकी जो वॉरियरशिप थी उसको तो सीज कर दिया, और उसको सीज करके उन्होंने जो है इनको लैंडलॉर्ड बना दिया। और लैंडलॉर्ड बनने के बाद जो कुछ हुआ वो हमारे सामने है। तो जो ब्रिटिश काल है उसमें भी जागीर के ओहदे और श्रेणियाँ तो वही रही जो पहले से चली आ रही थी। जैसे प्रथम श्रेणी के जो जागीरदार थे वे सैनिक सेवा और प्रशासन के लिए ही थे, लेकिन उसके बाद इस्तेमरारेदार जो थे वे जो हैं उन्होंने स्वयं इजारे लेकर के और इजारेदार के रूप में काम करते हुए बड़े बड़े भूस्वामी बन गए थे, या फिर टैक्स वसूल करने का कार्य करते थे ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी किंग होता था। तो ये क्या इस्तेमरारेदार अजमेर में पाए जाते हैं। जो जागीरदार अपने आप को ठिकानेदार क्लेम करते हैं, दे आर नॉट ठिकानादार्स, दे आर नॉट जागीरदार्स, दे आर बेसिकली इस्तेमरारेदार्स। क्योंकि ये जो अजमेर है ये पृथ्वीराज चौहान के बाद निरंतर जो सेंट्रल पावर जो भी रही दिल्ली में, उस सेंट्रल पावर के अधीन रहा, चाहे वे सल्तनत काल का रहा हो चाहे मुग़ल काल का रहा हो, इनमें लगातार जो है, और बाद में मराठा काल भी। तो ये जो थे इस्तेमरारेदार जो हैं ये बेसिकली तो इजारेदार थे, इजारा लिया करते थे, फिर इनको टैक्स वसूल का काम भी मिला तो इन्होंने अपनी शक्ति में वृद्धि कर ली और ये इस्तेमरारेदार कहलाए जाने लगे। इसके अलावा जो दो श्रेणी थी जागीरदारों की श्रेष्ठ, तीसरी छुटवइयों की होती थी। अब छुटवइयों पर डिपेंड करता है कि उनके बड़े भाई ने, दादा भाई ने कितना उनको दिया कितना नहीं दिया, तो उसके ऊपर उनकी हैसियत तय होती थी। लेकिन अधिकांश जो हैं वो राज्य में ही नौकरी कर लेते थे, जाकर के स्टेट में भी नौकरी मिलती थी, राज्य में जाकर नौकरी कर लेते थे। राज्य की पुलिस सेवा में या जो सेलेटरी फौज हुआ करती थी वो सेलेटरी फौज में जगह पा लेते थे, तो वो अपने तरीके से, लेकिन भूमि उनके पास होती थी और उस भूमि पर वो उसके मालिक थे। इसके अलावा अब जो अंग्रेज़ों के ज़माने में खास परिवर्तन आया वो ये आया कि जहाँ एक जागीरदार बहुत श्रेष्ठ और एक अलग डिस्टिंक्ट क्लास थी, वहीं हम देखते हैं जो असैनिक सेवाओं में अगर जागीर दी गई, एनी काइंड ऑफ लैंड ग्रांट गिवन टू ए सर्वेंट इवन, तो उसको भी जागीरदार ही कैटेगराइज कर दिया गया। तो असैनिक सेवाओं के लिए, रॉयल लेडीज़ के लिए, ऑफिसर्स के लिए, या और कोई जो भी टहल चाकरी करने वाले, अगर उनको कहीं ग्रांट दे दी जाती, राज्य की ओर से ज़मीन ग्रांट दी जाती थी, उनको भी जागीरों के अंतर्गत ही रखा जाता था। इतना ही नहीं, मंदिर, धर्मशाला, सराय और धर्मार्थ कार्य जो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो ज़मीनें दी जाती थी वे भी जागीरों की श्रेणी में, जैसे उनको माफ़ी या उदक या भोग इस तरह के नामों से भी कहते थे, लेकिन उदक जागीर, भोग जागीर, तो जागीर सबके साथ में जोड़ दिया गया। और दो और होते थे, भूमियाज और ग्रासियाज। भूमियाज और ग्रासियाज पर मोस्टली राजपूत, और वो इंडिपेंडेंट थे, और उनका जो स्थान होता था, भूमिया और जो ग्रासियाज हैं, ये दोनों ही कैटेगरी के जागीरदार लगभग जागीर क्षेत्र में नहीं मिलते थे, खालसा क्षेत्र में नहीं थे, ये गैर खालसा क्षेत्र में थे, मतलब सॉरी खालसा क्षेत्र में थे, गैर खालसा में नहीं थे। जागीरों में ये लोग नहीं होते थे, क्योंकि वहाँ तो जागीरदार सब व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ ये भूमिया ग्रासी माने जाते थे कि वो गांव के रखवाले हैं, और उनको जो है ये जो ग्रांटें मिली हैं ये एक विशिष्ट ड्यूटी के लिए मिली हैं, वो उसकी वो पूरी करते हैं नहीं, लेकिन अंग्रेजी के ज़माने में वो भी मौजूद थे। तो अब सामंतों के कर्तव्य तो बदल गए, और ख़ास तौर पर अब वो शासन बस करने का एक काम रहा, और जागीरदारों पर कोई अंकुश भी नहीं लग पाया, वे अपनी मर्जी से सब कुछ करने लगे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि जागीरदारों से राजा वसूली कैसे करता था। तो पहला काम तो ये किया, जो बड़ी जागीर थी, जो एक्चुअल जागीर थी, उन जागीरों की व्यवस्था ये की गई कि वहाँ जो सैनिक सेवा के बदले जागीर मिली हुई थी, उन सैनिक सेवाओं के बदले उन जागीरों को नकदी में कन्वर्ट कर दिया गया कि अगर एक आदमी इतने घोड़े का तन रखता है तो उसकी जो रेख है, जो पहले नॉमिनल थी, अब उसकी रेख जो है बढ़ा दी गई। तो सैनिक सेवाओं का नकदी में परिवर्तन कर दिया गया, नकदी में कन्वर्ट कर दी गई। और वैसे तो हर राज्य की अलग अलग दरें थी। जो जयपुर स्टेट में ख़ास तौर पर ये था कि एक
अगर घुड़सवार सैनिक है तो उसके लिए 22 रुपये 8 आना, मतलब 22.5 रुपया प्रति घुड़सवार के हिसाब से आपको रेख देनी पड़ेगी। तो इस तरह से वो अगर मान लो 1000 का है तो वो 22,000 देगा भाई। तो इस तरह से उनको कन्वर्ट कर दिया गया। और ये जो झंझट है कन्वर्जन का, इसको लेकर विवाद भी रहे समय समय पर, और ये विवाद 1925-30 में जाकर के लगभग सुलझ गए थे और एक नियमित व्यवस्था बन गई थी। लेकिन बाय दैट टाइम किसान आंदोलन पैदा हो गए थे, और किसान आंदोलन जो हैं सबसे पहले चुनौती जागीरदारों के लिए बने थे, बाद में वो शासकों के लिए बने। इसके अलावा जागीरदारों से अन्य कर भी लिए जाते थे, जिसमें फौज खर्च नाम का एक वार्षिक कर था, जिसको युद्ध कर भी कह सकते हैं। उदयपुर में उसे बराड़ कहते थे। बराड़ तो अपने आप में टैक्स है, जैसे न्यूत बराड़ तो अलग हो गया, ये फौज बराड़ हो गया, युद्ध बराड़ हो गया। तो एक तो फौज खर्च के नाम से जागीरदारों से शासक अपना पैसा लेता था। इसके अलावा शासक के पुत्र और पुत्रियों के विवाह के अवसर पर जागीरदार जो हैं वो भेंट प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा अगर जागीरदारों की पुत्र पुत्रियों का विवाह है तो वे भी जागीरदार ही शासक को नजराना भेंट करते थे, और उनसे वो अनुमति प्राप्त करते थे अपने कुंवर या कुंवरी की शादी करने की। उसके बदले भी शासक को पैसा इन्हें देना पड़ता था। इसके अलावा जब राज्याभिषेक होता है, अगर किसी भी राज्य में अगर वहाँ के शासक की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी आते हैं तो तब भी नजराना आपको भेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो त्यौहार होते थे, दशहरा, दिवाली, होली, अक्षय तृतीया और जो भी विशेष अवसर होते थे, या शासक का जन्मदिन या कोई और विशिष्ट काम, तो उस समय भी जागीरदार जो है भेंट प्रस्तुत करते थे। इसके अलावा जब शासक लोग तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो तीर्थ यात्रा के लिए भी भेंट जो है जागीरदार दिया करते थे। यही नहीं, जागीरदार जो है राजा को समय समय पर घोड़े भी भेंट करते थे। ये सब चीज़ें तो थीं। ये चीज़ ऐसा नहीं है अंग्रेज़ों के ज़माने में पैदा हुई, ये पहले से थी। किंतु अंग्रेज़ों के ज़माने में एक परिवर्तन आया, क्योंकि अब हर चीज़ डॉक्यूमेंट्री होने लगी, लिखित में होने लगी। तो अब जो ये इस तरह के अनियमित कर हैं, ये नियमित कर नहीं कह सकते हो, ये रेगुलर टैक्सेशन नहीं है। रेगुलर टैक्सेशन तो रेख है जो उन्हें हर साल जमा करानी है। लेकिन जितने भी नजराने और ये जितने भेंट और ये जितना भी करने हैं, ये सब जो है देखा जाए तो ये एक्सटर्नल थे। इनकी दरें निर्धारित कर दी गई हर राज्य में अलग अलग तरीके से। अगर वो 16 उमरावों में आते हैं तो ये देंगे, अगर वो जो है राजावतों में आते हैं तो ये देंगे, वो अगर ताजवी हैं तो ये देंगे, राजवी हैं तो ये देंगे। ये सब डिफाइन कर दी गई, और इससे जागीरदारों पर बुरा असर नहीं पड़ रहा है, इसका असर भी किसान पर ही पड़ रहा है, क्योंकि वसूली तो वहीं से होनी है। तो इस तरह से क्या है कि अच्छा, दूसरा क्या हुआ है कि अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजा शासकों को बिगाड़ने के लिए जितनी व्यवस्था हो सकती थी, कुटेव बुरी आदत जितनी डाल सकते थे उन्हें डालने का उन्होंने किया। क्योंकि अब उनको लड़ना नहीं, उस तरह का राज भी नहीं चलाना, तो क्या करें। तो उनको जो है शराब हो रहा है, क्लब बन रहे हैं, वेस्टर्न इम्पैक्ट हम देखते हैं कि एक इम्पैक्ट दिखाई देता है कि वैसे तो जागीरदार की हवेलियाँ पहले भी राजधानी शहर में होती थी, लेकिन अब राजधानी शहर में हाउसेज बन रहे हैं तमाम जागीरदारों के, कि भाई दिस हाउस, सो एंड सो हाउस, सो एंड सो हाउस। एंड जो चीफ ऑफ द जागीर है वो मोस्ट ऑफ द टाइम ही इज स्पेंडिंग हिज टाइम इन दी कैपिटल सिटी ऑफ हिज स्टेट। अपने राज्य की जो राजधानी शहर है वहीं पर अपना समय बिता रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि जिस तरह से बंगाल में एक एब्सेंट लैंडलॉर्डिज्म पैदा हुआ कि लैंडलॉर्ड्स तो कलकत्ता के नगर में रहने लग गए, और जो बिचौलिए हैं वो वहाँ किसानों के साथ अत्याचार करते रहे। यहाँ भी स्थिति लगभग वही है कि जो जागीरदार हैं उनका एक तो जो कनेक्ट था अपनी जनता के साथ, वो कनेक्ट ख़त्म हो गया, और उस कनेक्ट के ख़त्म होने के बाद अब इनके जो एक लिहाज होता था, एक संबंध होते थे, उसमें सख्ती नहीं करना है, तमाम बातें थी। प्रजापालक राजा के रूप में आपको बिहेव करना है, अब आपको कोई प्रजापालक के उसमें नहीं है। तो ये जो भार है ये सारा की सारा राजाओं पर पड़ता था। अब एक बात उल्लेखनीय हुई है और है कि अगर जैसे मोटर गाड़ी आ गई, कई चीज़ें, वो मैं उस पर मेरे उनके जीवन से चरित्र से अभी यहाँ कोई मेरा संबंध नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनका जो
परिवेश था वो पूरा बदल चुका था। और वो जो उनकी वेस्टर्न लाइफ स्टाइल जो लोग अपनाने लगे थे, नोबल्स स्कूल खुल गए, नोबल्स कॉलेज खुल गए, विदेशों में जो है भेजा जाने लगा पढ़ने के लिए राजा और बड़े जागीरदारों के पुत्रों को। तो ये जो तमाम चीज़ थी, ये क्या था? ये था कि उनको अपनी संस्कृति से, अपनी भूमि से, अपनी जड़ों से काटना, ये सबसे खतरनाक खेल अंग्रेज़ों ने खेला। और इस सब का परिणाम क्या हो रहा है? ठीक है, उस समय भी मध्यकाल में जितने गढ़ बने, जितने फोर्ट्स बने, जितने महल बने, जितने मंदिर बने, उसका 1% भी मॉडर्न पीरियड में नहीं बना है। तो मॉडर्न पीरियड में गई कहाँ रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज एक तो अंग्रेज लूट रहे थे, दूसरे एक फिजूल खर्ची थी। इसका दुष्परिणाम ये था कि राजा भी कर्जे में रहता था और जागीरदार भी कर्जे में रहते थे। और राजा को तो अंग्रेज़ों से कर्जा लेना पड़ जाता था, वो सेठों से भी कर्जा ले लेते थे। मॉडर्न पीरियड में, अंग्रेज़ों के ज़माने में, पहले क्या व्यवस्था रही मुझे नहीं पता। और आप ये देखें कि जो जागीरदार था वो भूमि का स्वामी तो था, लेकिन उसके पास भूमि के एक्सक्लूसिव पावर्स नहीं थे। जागीरदार अपनी भूमि किसी को बेच नहीं सकता था, किसी को गिफ्ट भी नहीं कर सकता था, किसी के नाम नहीं कर सकता था वो। तो ऐसी स्थिति, गिरवी भी नहीं रख सकता, बेच भी नहीं सकता, दान भी नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने दान या कोई ऐसा काम करना भी है तो उसको परमिशन सीख करनी पड़ेगी अपने शासक से, और इसमें परमिशन मिलना मुश्किल है। तो ये क्या करते थे, कई बार भूमि का जागीरदार लोग अवैध हस्तांतरण भी कर देते थे। वो अवैध हस्तांतरण ऐसा है, अपने लेवल पर ले दे कर लिया और लोगों को ज़मीन दे दी, और उसमें पट्टा नहीं है, कागज़ नहीं, उसका कोई मतलब नहीं है। और महाजन जो हैं, महाजनों के तो गिरवी ही रख देते थे, लेकिन उसमें या तो दिखाते थे महाजन को इजारेदार के रूप में शो कर देते थे, या उसको काश्तकार के रूप में शो कर देते थे। इस तरह की व्यवस्थाएं भी होती थी। अब मैं केवल जो बात करना चाहता हूँ कि वहाँ भूमि प्रबंधन क्या था। तो जागीर क्षेत्रों में कृषि भूमि पर किसानों को कोई स्वामित्व प्राप्त नहीं था। केवल 1-2 जगह हैं जहाँ, जैसे बिजोलिया था, वहाँ पे बापीदारी सिस्टम था। तो जो किसान आंदोलन किए थे वो बेसिकली बापीदार थे, देवर दी परमानेंट ओनर ऑफ द लैंड। लेकिन परमानेंसी ऑफ लैंड टेन्योर बिल्कुल नहीं था। सभी किसान जो हैं वो जागीरदार की दया पर निर्भर थे, और किसानों को वो किराए पर अथवा पट्टे पर भूमि देते थे, और जागीर किसान के साथ एक पक्षीय व्यवहार होता था। और इस परंपरा तो ठीक है वही थी, लेकिन अब जो है, जो वॉल्यूम ऑफ टैक्सेशन है, रेवेन्यू का भार वो अधिक बढ़ गया। तो जागीरदारों को मैनेज करने के लिए खास तौर पर कामदार हुआ करते थे। कामदारों का पूरा समूह होता था, मुख्य कामदार, उसके अलावा उसके साथ भी सहायक कामदार होते थे। कामदारों के अलावा कहीं अधिकांश जगह चौधरी और पटेल जो हुआ करते थे। इसके अलावा जागीरों में भी पटवारी और कानूनगो भी थे। तो ये जो जितना भी अमला था रेवेन्यू के एडमिनिस्ट्रेशन करने वालों का, ये लोग क्या करते हैं कि इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी ज़्यादातर को, इनको अधिकांश को जो राजस्व वसूल होता था उसका हिस्सा मिलता था। इसलिए चौधरी भी चाहता था कि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ जाए, उसका हिस्सा बढ़ जाएगा। पटेल भी चाहता था। तो ये तमाम लोग जो हैं बड़ी तन्मयता के साथ काम करते थे ताकि उनकी जो है तनख्वाह पक्की हो जाए, तो वो उसी में से अधिकांश मिलता था। और ये जब जाते थे किसानों के क्षेत्रों में तो इनका सारा खर्चा किसानों को ही उठाना पड़ता था। तो मैं जो ख़ास तौर पर बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वहाँ जो प्रचलित खास व्यवस्था थी वो ये थी कि जो ये सहायक कर्मचारी और ये जो होते थे कामदार, यही मालिक बन कर के रहते थे, यही किसानों से वसूली करते थे। और किसान को अगर कोई ग्रीवांस है, कोई शिकायत है, तो उसके रेस्टोरेशन, उसके सुनने की कोई व्यवस्था इस अंग्रेजी ज़माने में नहीं थी। जागीरदार और राजा के बीच में विवाद को तो सुनने के लिए अंग्रेज बैठे थे, लेकिन जागीरदार और किसान के बीच में संघर्ष होता है तो राज हस्तक्षेप ही नहीं करता था। ये तो जब किसान आंदोलन आगे बढ़े तब जा कर के अंग्रेज़ों के दबाव में राज्यों ने हस्तक्षेप करना शुरू किया। ये मैं आगे किसान आंदोलन पर जो अपने वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा। तो ये जो व्यवस्था थी वहाँ ज़्यादातर जो 90% जो जागीर भूमि थी वो बटाई के अंतर्गत होती थी। और बटाई एक परंपरागत व्यवस्था थी कि जिसमें राज्य का हिस्सा तय किया जाता था। तो बटाई जो है 1/4 से लेके 1/6 तक कुछ भी हो सकती थी। तो इसमें ये है कि
बटाई जो थी उसमें खड़ी फसल को कूटा जाता था। पहले तो कूटा सिस्टम था। कूट का मतलब खड़ी फसल को कूट लिया आपने, कितनी पैदावार होगी, और उस हिसाब से रेवेन्यू बांध दिया। और स्थिति ये आने लगी, जो मैंने अपनी कई किताबों में उदाहरण दिए हैं, कि एक स्थिति ये थी कि किसान की जो पैदावार हुई और उस पर जो टैक्स लगा, उसमें उसे अपनी जेब से और पैसे मिलाने पड़े और टैक्स की पूर्ति नहीं हुई। तो यूँ करके जो बटाई लटाई कूटा सिस्टम था, यही जागीरों में ख़ास तौर पर प्रचलित था। हाँ, जब किसान आंदोलन शुरू होते हैं तो कुछ मांगे ज़रूर उठती हैं कि भाई ये जो हैं इनका रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार किया जाए, इनकी जो है पैमाइश की जाए, इनके सेटलमेंट्स हों। इसके अलावा एक चीज़ और थी जो मैंने अभी अन्य करों के बारे में बताया, कि राजा से अन्य कर विशेष सामाजिक अवसरों पर और अन्य अवसरों पर जो वसूल की जाती थी, उन्हें लागवाग कहते थे। ये लागवाग किसानों से भी वसूल की जाती थी। और लागवागों के बारे में तो वो कहते हैं कि सुरसा की तरह मुंह फाड़े हुए लागवाग किसानों के जीवन को बर्बाद कर रही हैं। तो लागवाग पे हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें बात करेंगे। तो कुल मिलाकर जागीर क्षेत्रों में किसानों के पास भूमि अधिकार नहीं थे। भूमि अधिकार ना होने के कारण एक तो कृषि उपज में वृद्धि नहीं हो सकती थी, क्योंकि दो बातें होती हैं उसमें। एक तो आप उस भूमि पर परमानेंट नेचर का कोई ऐसा साधन विकसित नहीं करेंगे जिससे कि पैदावार बढ़े, क्योंकि जैसे कुआं है, जब ज़मीन आपकी नहीं है आप कुआं कैसे बना सकते हो? अगर कुआं बनाते हो तो वो राज का होगा या जागीरदार का होगा, आपका कुआं नहीं हो सकता। तो इस तरह से आपने कोई एनीकट बनाना है, आपको और भी कोई तालाब कुछ बनाना है, तो वो तो ज़मीन नहीं है आपकी, तो आपको स्वामित्व भी नहीं है, तो कैसे होगा? और दूसरा क्या होता है, ज़मीन को सुधारने में जो रुचि होती है आदमी को होता है भाई परमानेंटली अटैच्ड है। वैसे ठीक है, नॉर्मली रोजाना किसान नहीं बदले जाते थे, और किसान इस तरह से मिलते भी नहीं थे कि भाई कोई बहुत भरमार है किसानों के लिए कई बार जागीरदार तरसते भी थे कि कोई खेती कर ले आकर के। और आप देखो बिजोलिया में जब किसान आंदोलन होता है तो वहाँ एक प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में वहाँ के किसान ये करते हैं कि वहाँ जो है खेती को परत छोड़ देते हैं कि हम खेती नहीं करेंगे यहाँ पे। उनका जब हम खेती नहीं करेंगे तो ये ठाकुर साहब कहाँ से वसूली करेंगे? तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसान डिमांड थी लैंड की, लेकिन हाँ ये है कि लैंड वैल्यूएबल थी और उसमें जो है किसान के साथ मनमानी होती थी, क्योंकि उसके पास भी और कोई विकल्प नहीं था कि उसने वही काम करना था। इसलिए जब भी रिवाइज हो जाती थी रेट्स, जब कोई बात हो तो उसको वो एक्सेप्ट कर लेता था। वो उस सीमा तक जाने के लिए तैयार था किसान कि उसकी ज़िंदगी चलती रहे, जीवित रहे, वो मरे नहीं, तब भी वो ठीक है, बेनिफिट में है। तो इस तरह से जो जागीर बाद में जब ये किसान आंदोलन बढ़े, आज़ादी आई, 47 में लगभग तय हो रहा था कि देशी रियासतों का अस्तित्व खत्म होगा और विलय की प्रक्रिया चल रही थी, तो जागीरदारों ने किसान उनकी खेती पर पट्टेदार थे, उनको बेदखल करना शुरू कर दिया। यह बेदखली जो जब चली तो जून 1949 में एक प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस जारी किया, मतलब किसानों की सुरक्षा का अध्यादेश। और उस अध्यादेश में ये कहा गया कि अप्रैल 1948 के बाद जितनी भी बेदखली हुई हैं वे सब इलीगल मानी जाएंगी। और 23 अगस्त 1949 को राजस्थान मध्य भारत जागीर इंक्वायरी कमेटी गोविंद बल्लभ पंत के अध्यक्षता में गठित की गई। उसकी अनुशंसाओं के आधार पर 1952 में जागीरदारी एंड जमींदारी एवोल्यूशन एक्ट पास हुआ और 1955 में लैंड टेनेंसी एक्ट पास हुआ। इस तरह से जागीर की व्यवस्था के एक अध्याय का अंत हुआ। धन्यवाद।